लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। वॉशिंगटन पोस्ट में छपा संपादकीय अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की एक बेहद चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर पेश करता है। हाल ही में मिनेसोटा की एक पूर्व हाउस स्पीकर और उनके पति की हत्या, एक राज्य सीनेटर और उनकी पत्नी पर गोलीबारी और उसके बाद ये खुलासा कि हमलावर के पास करीब 70 नेताओं की हिट लिस्ट थी, अमेरिका के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लेख कहता है कि बड़े नेताओं जैसे राष्ट्रपति या कांग्रेस स्पीकर के पास तो सुरक्षा होती है, लेकिन हजारों राज्य और स्थानीय नेता ऐसे हैं जो आम नागरिकों जैसे ही खुले में रहते हैं। हमलावरों को ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स आसानी से मिल जाते हैं। समस्या ये है कि हर नेता को निजी सुरक्षा देना बहुत महंगा और अव्यवहारिक है, और अगर ऐसा किया गया तो नेता आम जनता से और भी दूर हो जाएंगे, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होगा। ऐसे में जरूरी है कि संतुलन बना रहे, सुरक्षा भी हो और जनता से जुड़ाव भी। लेख ये भी सुझाता है कि नेता अपने घरों में सुरक्षा कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाएं और राज्य सरकारें नेताओं की निजी जानकारी सार्वजनिक वेबसाइटों से हटाएं, जैसे कि नॉर्थ डकोटा में किया गया। लेख कहता है ये सुरक्षा उपाय तभी काफी होंगे जब हम उस जहर को पहचानें जो इस हिंसा को बढ़ा रहा है, यानी नफरत भरी बयानबाजी, सोशल मीडिया की अफवाहें और पार्टियों के बीच बढ़ती दुश्मनी। नेताओं को सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए स्पष्ट और एकजुट होकर राजनीतिक हिंसा की निंदा करनी होगी, क्योंकि अगर अच्छे लोग डर के मारे चुनाव लड़ना ही छोड़ देंगे तो फिर लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जाएगा। अल जजीरा में सोमदीप सेन ने लिखा है कि गाजा में जो हो रहा है उसे इतिहास एक दिन नरसंहार मानेगा। लेखक कहते हैं इतिहास की कड़वी सच्चाई है। दुनिया जब जब किसी बड़े जुल्म या नरसंहार का सामना करती है तो उसे पहचानने में हमेशा देर करती है। गाजा में जो हो रहा है वो सबके सामने है। बच्चों की हत्या, अस्पतालों पर बमबारी, पत्रकारों का कत्ल, स्कूल यूनिवर्सिटी तबाह, और फिर भी दुनिया चुप है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1904 से 1908 में नामीबिया में जर्मन उपनिवेशवादियों ने हजारों हेरो और नामा लोगों का कत्लेआम किया। इस जनसंहार को जर्मनी ने 2021 में जाकर स्वीकारा। 1905 में तंजानिया में माजी विद्रोह को कुचलने के लिए जर्मन सेना ने करीब 3 लाख लोगों को मार डाला। माफी मिली 2023 में। होलोकास्ट से पहले यहूदी शरणार्थियों की मदद करने से भी दुनिया पीछे हटी थी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर भी पश्चिमी देशों ने बहुत देर से रुख बदला। रवांडा में 1994 का नरसंहार, जब 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, तब भी यूएन चुप रहा। अमेरिका ने जनसंहार शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया। बाद में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्वीकारा कि हमें जल्दी कुछ करना चाहिए था। अब गाजा में इतिहास दोहराया जा रहा है। इजरायली सैनिकों के वीडियो सामने हैं, लूटपाट, बच्चों को गोली मारना, इमारतों का मलबा। नेताओं के बयानों में साफ है कि ये सब जातीय सफाई की नीयत से हो रहा है, लेकिन उम्मीद बची है। लेख का अंत इस उम्मीद के साथ होता है, अगर फिलिस्तीन के लिए न्याय देर से आता है वो सही है, लेकिन पूरा हो और इंसाफ वाला हो। इतिहास बताता है दुनिया अक्सर देर करती है, लेकिन इस बार गाजा के लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब बात बच्चों की सुरक्षा की और उस राजनीति की जो इसी सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। द गार्जियन में पॉलिटिकल कमेंटेटर पॉली टर्नबी का लेख साफ कहता है, बच्चों को बचाइए मगर राजनीति से नहीं। ग्रूमिंग गैंग्स और बच्चों के यौन शोषण के मामलों में हालिया चर्चा ने एक बार फिर समाज और सरकार की असली नाकामी को उजागर किया है। लेखिका कहती है कैसे कुछ नेता इन अपराधों को मजहब और नस्ल से जोड़कर पूरे समुदाय को दोषी ठहराते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 83% आरोपी श्वेत समुदाय से हैं। अधिकतर मामलों में अपराधी पीड़ित के जान पहचान वाले होते हैं, लेकिन राजनीति में सच्चाई नहीं, एजेंडा चलता है। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि सबसे बड़ी नाकामी सिस्टम की है, जब पुलिस, समाज सेवी संस्थाएं और अधिकारी चुप रहते हैं या पीड़ित बच्चियों को दोष देते हैं। कई बच्चियों के केस में तो रिकॉर्ड में वेश्या तक लिखा गया है। अब नई लेबर सरकार इन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है। केस दोबारा खोले जा रहे हैं, शब्दावली बदली जा रही है और जांचों में झूठ छुपाने वालों को सजा दिलाने वाला कानून भी लाया जा रहा है। टोन भी साफ कहती हैं ये मुद्दा बच्चों की सुरक्षा का है, ना कि धर्म या नस्ल का। अगर वाकई हम बच्चों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस पूरे मुद्दे पर सियासी खेल बंद करना होगा, क्योंकि जब राजनीति पीड़ित की जगह ले लेती है तब इंसाफ सबसे आखिरी कतार में खड़ा रह जाता है। अब बात पीपल्स डेली में छपे एक खास लेख की, जिसका शीर्षक है चीन की चिप टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी रोक, सही दिशा या टकराव की राजनीति।
लेख की शुरुआत एक जरूरी सवाल से होती है, क्या टेक्नोलॉजी को हथियार बनाना सही है? आज तकनीक सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि किसी भी देश की तरक्की की बुनियाद है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सुरक्षा। ऐसे में अगर कोई ताकतवर देश दूसरों को रोककर अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहे तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। असल में अमेरिका चाहता है कि बाकी देश चीन की एडवांस एआई चिप्स जैसे ह्यूआई की एसेंट सीरीज का इस्तेमाल न करें। वजह बताई गई है राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन लेख कहता है कि असली कारण है तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई। वहीं चीन का कहना है जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ेंगे। हुआई जैसी कंपनियां अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम और चिप्स पर काम कर रही हैं। अमेरिका की पाबंदियों से नुकसान चीन को कम, अमेरिका की कंपनियों को ज्यादा हो रहा है, जैसे निविदा को अरबों डॉलर का घाटा। बाकी दुनिया पर भी इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया जाता है तो सप्लाई चेन टूटती है। मोबाइल, मेडिकल मशीनें, गाड़ियां, सबकी कीमतें बढ़ती हैं और सबसे बड़ा खतरा, दुनिया में तकनीकी सहयोग की भावना खत्म हो सकती है। पीपल्स डेली का लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम तकनीक के जरिए दुनिया को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना। डॉन में वरिष्ठ पत्रकार जाहिद हुसैन ने ईरान इजराइल युद्ध और उसमें अमेरिका की संभावित भूमिका पर बात की है। इस लेख में साफ कहा गया है कि इजराइल का हमला अचानक नहीं, पहले से तय रणनीति का हिस्सा था, जिसे अमेरिका की चुप सहमति मिली हुई थी। लेख के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर उस वक्त हमला किया जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत हो रही थी, यानी कूटनीति को पटरी से उतारने के लिए हमला एक साजिश की तरह किया गया। अब हालात ये हैं कि अमेरिका खुलकर युद्ध में उतर सकता है। लेख ये भी कहता है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ कोई समझौता हो, वह अमेरिका को भी युद्ध में खींचना चाहता है ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेख में पश्चिमी देशों की दोहरी नीति की भी आलोचना की गई है, जो ईरान को अस्थिरता की जड़ बताते हैं, लेकिन गाजा में इस्राएली हमलों पर चुप रहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। दोनों ओर मौतें, मिसाइलें और रेडियोधर्मी खतरे बढ़ रहे हैं। डॉन का ये लेख सीधे शब्दों में कहता है, अमेरिका फिर एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई समाधान नहीं, और इस बार इसकी चपेट सिर्फ पश्चिमी एशिया नहीं, पूरी दुनिया हो सकती है। अब बात उस सामाजिक न्याय की जिसकी आड़ में राजनीति अब सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। द टेलीग्राफ का आज का संपादकीय सीधा सवाल करता है, क्या आरक्षण अब बराबरी का हक है या फिर वोट बटोरने की एक चाल? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा चुनावों से एक साल पहले ओबीसी सूची में कुछ नए समुदायों को जोड़ने का फैसला किया है, लेकिन ये कदम विवादों के घेरे में आ गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से इस फैसले के पीछे की सर्वे रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा हटाए गए समुदायों को फिर से शामिल कर लिया है और इससे मुसलमानों को अनुपातहीन लाभ मिलेगा। उनका कहना है ओबीसी लिस्ट में अब 140 समुदायों में से 80 मुस्लिम हैं। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि फैसला धर्म नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक आधार पर लिया गया है। 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 113 समुदायों को सूची से हटाते हुए कहा था कि उन्हें धर्म के आधार पर जोड़ा गया था। ममता सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई में होगी। राजनीतिक संकेत साफ हैं। तृणमूल कांग्रेस इस नीति से मुस्लिम वोट साधना चाहती है, जबकि बीजेपी इसे धार्मिक तुष्टीकरण बताकर हिंदू ओबीसी वर्ग को लामबंद कर रही है। द टेलीग्राफ का यह संपादकीय आरक्षण की मूल भावना पर सवाल उठाता है। कभी जो व्यवस्था सामाजिक बराबरी लाने के लिए बनी थी, वो अब चुनावी गणित का हिस्सा बन गई है, और यही भारत में आरक्षण की सबसे बड़ी विडंबना है। बात सिर्फ जीडीपी की नहीं, जिंदगी की भी होनी चाहिए। द वायर में कृष्ण प्रताप सिंह का लेख सवाल उठाता है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई बड़ी हो रही है या सिर्फ बड़ों की बड़ी होती जा रही है? आईएमएफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इस खुशी के जश्न के पीछे कई जरूरी सवाल छिपे हैं। जीडीपी भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन आम आदमी की जेब में कुछ नहीं बदल रहा। लेखक कहते हैं, जब देश की संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ 1% अमीरों के पास है और 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर हैं, तो क्या ये वाकई बड़ी अर्थव्यवस्था की पहचान है? ये सिर्फ आंकड़ों का तमाशा है, जिसमें आम मेहनतकश की हालत जस की तस बनी हुई है। एक दिलचस्प तुलना लेख में दी गई है, जैसे दो लोग एक सी कमाई करें और एक का परिवार 2 लोगों का हो और दूसरे का 20 का। क्या दोनों के हालात बराबर होंगे? नहीं। यही बात भारत की जीडीपी पर लागू होती है। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।